प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल था। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। दोनों में क्या अंतर है? आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल जो हमने अब तक पढ़ाया है उसमें एक कांस्टेंट जोड़ा था c, लेकिन c की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी वहां पे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल की। डेफिनिट इंटीग्रल में आपका c ऐड नहीं होगा बल्कि एक डेफिनिट वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसका सिंबल क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन fx dx, यहाँ पे आपकी दो चीज और बढ़ जाएगी, एक लोअर लिमिट एक आपकी अपर लिमिट, यानी कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ये आपका सिंबल है डेफिनिट इंटीग्रल का। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पे आपकी ये लिमिट नहीं थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपकी कोई फंक्शन है fx, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b के बीच में। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शन आएगा fx, उसके बाद आपकी जो ये a, इसे हम कहेंगे लोअर लिमिट, और ये जो आपकी b है ये होगी इसकी अपर लिमिट। ये आपका कोई भी फंक्शन है तो जो अपर और लोअर लिमिट है वो इधर आपके यहाँ पे आ जाएगी। और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इस फंक्शन में इसको सॉल्व इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आपका फंक्शन आता है उसमें सबसे पहले हम ऊपर की लिमिट रखेंगे f b, फिर आपकी इसमें नीचे की लिमिट रखी जाएगी f a। इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पर उसने लिमिट दी है 1 और 3 इंटू dx। अगर यहाँ पे उसने लिमिट आपकी हटा दी तो ये सिंपल आपका इंटीग्रल यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या है? बस यहाँ पे लिमिट दे दी जाती है और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर हमने यहाँ पे c ऐड भी कर दिया तो वो कट जाता है, इसलिए हम इसमें c नहीं ऐड करते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू डेफिनेट आएगी। क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि इस फंक्शन की वैल्यू हमें 1 और 3 के बीच निकालनी है। तो सबसे पहले से हम सॉल्व ही करेंगे। सॉल्व कैसे होगा? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 3 अपॉन 3x का 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 का 4x, उसके बाद अपर लिमिट और ये आपकी लोअर लिमिट। ये जो लिमिट है आपकी, हमेशा आपको याद रखना है ये x की ही लिमिट रहती है। अगर आपका x का फंक्शन है तो ये x की ही लिमिट गिवन होती है। क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन में तो केवल ये लिखा होगा कि 1 और 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू dx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रेशन। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको x की ऊपर वाली लिमिट रखनी है, तो जहां भी x है वहां पे ये पुट कर दो 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 की क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, ये जो हमने यहां बताया था। फिर आपकी लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो लोअर लिमिट 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 1। तो जहां भी आपका x होता है वहां ये लिमिट पुट की जाती है। तो क्या होगा? ये आपका 3 जा 29 यानी कि 27 अपॉन 3 प्लस 3 के होती है 27, 27 अपॉन 2 प्लस के 12 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस के 4। इन्हें हम सोल्व कर लेंगे। जैसे भी आपको सोल्व करना आता है तो ये आपका आ गया 6, तो यहाँ पे 27 दूनी 54 और 81, और ये आ जाएगा आपका 12 6 72, माइनस यहाँ पे भी एलसीएम 6, तो 2 3 और 24। तो ये आपका आ गया। इसको ऐड कर लेंगे 3, तो इसको ऐड करके 207, इसको ऐड किया 29, बीच में माइनस था, इसको सॉल्व करने के बाद 178 अपॉन 6, ये 2 से कैंसिल 89 अपॉन 3। तो ये है आपकी इस फंक्शंस का डेफिनिट इंटीग्रल। जब हमने इंटीग्रल किया 1 और 2 के बीच, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 89 अपॉन 3 होगी। तो
कोई भी ना कोई आपका जो आंसर है वो कोई ना कोई डेफिनेट आएगा, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आपको इंटीग्रल के बाद c ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से आपकी लिमिट गिवन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ाया है वो तो आपको वही यूज करना है। इससे पहले जो इनडेफिनिट इंटीग्रल आपको पढ़ाए, जितने भी मेथड पढ़ाए हैं वो सारे इसमें लगेंगे, इसमें सभी के सारे वही क्वेश्चंस आएंगे, वही सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। बस आपको क्या करना है, जो लास्ट का आंसर आ जाता है ये f(x), इसमें बस ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, इस तरह इसका आंसर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के सारे वही फॉर्मूले, पर लिमिट रखना आपको आना चाहिए। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का सिंबल है। इंटीग्रल के लोअर और अपर लिमिट गिवन होगी, इसे हम लोअर लिमिट कहेंगे, इसे अपर लिमिट कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan स्क्वायर x इंटू dx। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, ये कोई नया नहीं है, जब भी हम tan स्क्वायर x का क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन हमारा कैसे निकलता है, कितने हमारे मेथड थे। यहाँ पे तो केवल सिंपल है कि आपको लास्ट में लिमिट रखनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/4 और tan स्क्वायर x का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, tan स्क्वायर को हमेशा हम तोड़ते हैं sec स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x, और 1 का कितना हो जाएगा x। अब आपको लिमिट रखनी है यहाँ पे, डेफिनेट इंटीग्रल में तो केवल लिमिट रखनी है। लिमिट कैसे रखी जाएगी, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट tan π/4 माइनस π/4, एक ब्रैकेट माइनस, अब नीचे वाली लिमिट रखी जाएगी tan 0 माइनस 0। कितना ही बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, सबसे पहले उसमें ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी, अपर लिमिट, बीच में माइनस आएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसमें नीचे वाली लिमिट रखी जाएगी। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका आ गया 1 माइनस π/4। यानी कि जो इसका इंटीग्रेशन था, जो इसकी वैल्यू है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x, लिमिट आपकी जो है इसमें 0 से π/4, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 माइनस π/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू dx। यहाँ पे तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, केवल क्योंकि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी जब इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। तो क्या होगा, मेथड वही है जो पहले हमने सीखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे बताया था हमने, 0 से 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस माइनस, तो क्योंकि हमें जो नीचे लिखा है वो चीज बनानी है, तो माइनस के x माइनस के 1 और प्लस के 1 और करना पड़ेगा। हमने इसमें क्या किया, माइनस का 1 एक ऐड कर दिया और माइनस का 1 प्लस कर दिया। अगर आपको यही समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस का 1 ऐड कर दिया, प्लस का 1 एक ऐड कर दिया। उससे क्या बेनिफिट आपको मिला, ये आपका हो गया 1 और 1 2, यहां से माइनस कॉमन x प्लस 1, इसे इसके नीचे भी लिख लो और इसे इसके नीचे भी लिख लो। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 0 से 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स dx माइनस, ये इससे नेगलेक्ट खत्म हो जाएगा 1 इंटू dx। क्लियर, या आप इसे अलग अलग ना करके एक ही बार रखो भी, नहीं तो आपको 2 बार लिमिट रखनी पड़ जाएगी। तो ये क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन 2 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। अब यहां पे लिमिट रखो, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट 2 log 1 प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब नीचे वाली लिमिट, बीच में माइनस 2 log 1 प्लस 0
माइनस 0। अब ये तो आ गया आपका 2 log 2 माइनस 1 माइनस 2 log 1 की वैल्यू 0। log 1 की वैल्यू जो होती है आपकी वो 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका ओनली 2 log 2 माइनस। इस तरह से आपको इंटीग्रल के बाद बस इसमें आपका डेफिनेट में थोड़ा सा काम रह जाता है कि आपको लिमिट रख के उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रल 0 से 1 e की पावर x cos e की पावर x इंटू dx। अब इसमें क्या है आपका, इसे हम डायरेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन है, इसमें आपको t मानना पड़ेगा। अब जब t मान लेते थे तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका t में चेंज हो जाता था। तो इसमें जहां जहां x है, ये भी आपकी x की लिमिट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 0 और x बराबर 1। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, आपको लिखना है जो लिमिट है, अगर ये फंक्शन x का है तो x की ही लिमिट रहती है। तो अब हम मानते हैं लेट t इजकल टू e की पावर x, और dt बराबर किसके हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा e की पावर x इंटू dx। अब ये तो सारी चीजें ठीक है, ये तो सब चेंज हो गया, लेकिन अभी हमारी लिमिट चेंज नहीं हुई है। तो लिमिट को और देखना है कैसे चेंज होगी। जब आपका x इक्वल टू 0 है, जब x इक्वल टू 0 है, बहुत ध्यान से देखो, अगर x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, देख लो t का मान क्या होगा। देन t इक्वल टू e की पावर 0, यानी कि e की पावर 0 का मतलब 1। और जब x की वैल्यू 1 है तो t बराबर किसके होगा, e की पावर 1। यहां रख देंगे, अगर x की वैल्यू 0 है तो t बराबर आ जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो e की पावर 1 यानी कि e। अब हमारा क्वेश्चन पूरा t में चेंज हो गया, क्या होगा, अब ये जो लिमिट है t की चली जाएगी, जब हमने 0 रखा तो 1 आ गया, और जब हमने 1 रखा तो ये e आ गया। लिमिट समझ में आ गई कैसे चेंज होगी। इसके बाद क्वेश्चन आपका चेंज हो गया cos t इंटू dt, इस पूरे की जगह हमने रख दिया dt, और ये cos t। अब cos t का सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ये आ गया आपका sin t, लिमिट 1 और e। अब आपको सबसे पहले ये लिमिट भरनी है, यानी कि sin e माइनस sin 1, तो ये आपका आंसर हो। दूसरा तरीका इसमें ये था कि आप इसका पहले आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आता उसे यहां रखते, फिर आपको x, अगर ये फिर t की जगह हम x पुट कर देते थे तो जो भी आंसर आता फिर हम लिमिट रख सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा बेटर है कि आपको लिमिट भी चेंज करनी आनी चाहिए, कि जैसे आपने यहां से t को x को खत्म किया तो यहां वाला भी x खत्म करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी कि यहाँ की लिमिट चेंज नहीं की और उसने डायरेक्ट t की जगह वैल्यू रख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ वो इतना जरूर कर सकता है कि पहले यहाँ पे t की वैल्यू रखेगा, t की वैल्यू क्या होगा, e की पावर x, फिर लेकिन यहाँ पे भी रखना पड़ेगा वही dt, तो यहाँ पे फिर या यहाँ रख दे, जो आंसर आ गया यहाँ पे e की पावर x रख दें, फिर लिमिट रखें, तो भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं, जब भी आप t पुट करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा ही क्वेश्चन t में चेंज कर लो, फिर लिमिट रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इंटू dx। फिर से वही कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सब हम करा चुके हैं आपको, यहाँ पे कोई ऐसी नई चीज नहीं बताई जा रही। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले इंटीग्रेशन में कराया था। जब भी ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से। तो क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x।
तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ऊपर आपका आ जाता है 1/cos का मतलब sec स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका जब इसको डिवाइड करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर कर लो, इसे a b कर लो या a स्क्वायर b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में a स्क्वायर b स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन अपॉन कोस यानी कि tan स्क्वायर x इंटू dx। अब फिर से आपको इसे t मान के सॉल्व करना है 0 से π/2। तो हम मान लेते हैं t की जगह हम रखते थे फिर tan x, तो dt बराबर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिमिट चेंज करना फिर से बता देते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये जो लिमिट है आपकी x की है, तो जैसे ही आपका x की वैल्यू 0 होगी देन t इक्वल टू tan x 0, तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इन्फिनिटिव, tan π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटिव। तो ऐसे लिमिट चेंज होती है, x पे देख लो t का मान क्या है, π/2 पे देख लो t का मान क्या है, तो ये लिमिट है आपकी, ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। ये क्या आ गई अब लोअर लिमिट और ये आपकी आ गई अपर लिमिट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपका पूरा t में चेंज हो गया, तो ये आपका आ गया t इक्वल टू कहां से 0 से इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटिव, ये आपका आ गया 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर इंटू dt। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्म में, t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, तो 1 यहां से b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू dt, तो 1/b स्क्वायर बाहर, t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो 1/a/b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू dt। अब ये आपको देखना है ये जो फॉर्मूला है ये किसका है। अब ये जो फॉर्मूला है आपका t इक्वल टू 0 से लेके 1/a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला, तो ये आपका आ जाएगा 1/b स्क्वायर बाहर, तो 1/a tan इनवर्स x यानी कि t अपॉन a, लिमिट ऊपर इन्फिनिटी नीचे 0, इसे बाहर निकाल लेंगे तो 1/b स्क्वायर तो पहले से ही है, ये b ऊपर चला जाएगा, 1/a/b को इसको उल्टा कर दो यानी कि b/a, और ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स bt अपॉन a, लिमिट इस पे जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, एक b से एक b खत्म, तो ये आपका आ गया ए बी। अब लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, सबसे पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी, नीचे वाली लिमिट 0, अब हमारा यहाँ पे आ गया 1/ab tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू tan पे कहाँ होती है, tan 90 की वैल्यू यानी कि π/2, 0 पे 0 ही वैल्यू होती है, तो ये आपका आ गया π/2ab। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई डेफिनेट वैल्यू आई है, सी हमारा कोई ऐड करने का इसमें चक्कर ही नहीं है, तो π/2ab ये था आपका इसका आंसर, कोई भी डेफिनेट वैल्यू ही आएगी। तो इस तरह से आपको देखना है, जो डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चन है उस पर लिमिट जैसे आ जाती है तो उसकी वैल्यू डेफिनेट ही आती है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं पीछे से रिलेटेड है, कि पीछे आपको इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल उसी पे डिपेंड है, सारे वही मेथड लगने हैं जो ज्यादातर आपने सीखे हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब ये क्वेश्चन भी आपको ज्यादा पहचाना लग रहा होगा, लेकिन इसमें लिमिट दे दी गई है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल से बन गया। तो क्या करना है इसमें, आपको 0 से 1 dx अपॉन, यहाँ पे आपको इसका
पूर्ण स्क्वायर बनाना है। तो आपको होल स्क्वायर बनाना है तो क्या कर बताया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका आधा इसमें ऐड करना है और उतना ही आप इसमें से लेस कर दोगे प्लस का 10। तो क्या बन गया 0 to 1 dx अपॉन ये इतना होल स्क्वायर बन जाता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 1 10 यानी कि प्लस के 9। तो ये आपका आ गया 0 से 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा फॉर्मूला 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, x अपॉन ए, लिमिट 0 से 1। तो क्या होगा 1 अपॉन 3 बाहर, यहां पे लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 3 माइनस 0 यानी कि tan इनवर्स 1 अपॉन 3। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आपको तो केवल यहाँ पे उसने ये वैल्यू पूछी थी तो आपको इसको यहीं छोड़ देना है। अगर आपको इसे आगे करना है तो कर सकते हो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स a माइनस b। तो tan इनवर्स के बाद हमारा जो उसका फॉर्मूला होता है 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी कि 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऊपर आपका आ गया 1 अपॉन 3 और नीचे आपका आ गया 9 11 अपॉन दिस। इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 9 अपॉन 3 इंटू 11, इससे ये कट जाएगा तो ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 3 अपॉन 11। तो ये लगभग हमने कई क्वेश्चन बताए आपको, और ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सभी के सभी इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो आपने सीखा है इंटीग्रेशन फाइंड करना, वो सारे मेथड अप्लाई करने हैं। जब वो सारे मेथड आप अप्लाई कर लोगे तो आपकी जो लास्ट में आंसर आ जाता है उसमें बस सबसे पहले आपको अपर लिमिट भरनी है, बीच में माइनस का साइन और फिर नीचे लोअर लिमिट भरनी है। उसके बाद आपका कोई भी आंसर जो है, कोई भी वैल्यू डेफिनिट दिखाई देगी, इसमें कहीं भी आपको कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही डेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट आपको दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू इसके और इसके बीच फाइंड करनी है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि हम लिमिट कैसे रखते हैं। अगर हमने सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी आनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।